नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वसंत भाग 1 में संकलित पाठ क्रमांक 10वां जो है झांसी की रानी यह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। झांसी की रानी यह जो पाठ है, यह पाठ कविता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मुकुल से ली गई है। इस कविता में 1857 ईस्वी सन के स्वतंत्रता संग्राम तथा उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेने वाली वीरांगना तथा रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका का वर्णन किया गया है। अर्थात जब हम ये इस कविता का सार देख रहे हैं तो सबसे प्रथम हमें यह जान लेना जरूरी है कि यह कविता किस पर आधारित है। तो झांसी की रानी यह जो कविता है, यह कविता सुभद्रा कुमार चौहान जी, यह जो कवयित्री हैं, इनके द्वारा रचित मुकुल से ली गई है। जैसे कि हम यह जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में था। हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अनेक प्रयास किए हैं। इतनी आसानी से अंग्रेजों ने हमारा भारत नहीं छोड़ा है। तो ऐसे ही इस आंदोलन में स्वतंत्रता का जो यह संग्राम था, जो 1857 में हुआ था, उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेने वाली जो वीरांगना थी, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, इनकी जो भूमिका थी, उस भूमिका का वर्णन इस झांसी की रानी कविता के द्वारा किया गया है। कवयित्री जो है वह कहती है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। छोटे छोटे राजा आपसी कलह में लिप्त थे। वे अपने राज्यों में ही विलासिता में डूबे हुए थे। तब 1857 ईस्वी सन में देश को आजाद करने की तीव्र ललक कुछ राजाओं में जागृत हुई। उन राजाओं ने अंग्रेजों को ललकारा और वीरता का परिचय दिया। उन लोगों में रानी लक्ष्मीबाई ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब देखिए, यह जो कवयित्री है श्रीमती सरोजिनी नायडू, इस कवयित्री ने झांसी की रानी इस कविता के द्वारा यह कहना चाहा है कि हमारा जो भारत देश है यह अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। जब भारत की जो स्वतंत्रता है वही नहीं रही थी, तो ऐसे समय में भारत की परिस्थिति किस प्रकार से थी? जो छोटे छोटे राजा थे वह आपसी कलह में लिप्त थे। उनके आपस में जो झगड़े हो रहे थे, आपस में जो उनका कलह था, उसी में वह लिप्त थे। वे अपने राज्यों में ही विलासिता में डूबे हुए थे। यानी कि राजा पूर्णतः विलास में डूबा हुआ था। उसे प्रजा से कोई लेना देना नहीं था, या प्रजा पे क्या जुल्म हो रहा है, उसके राज्य में क्या हो रहा है, इन सारी बातों से उन राजाओं को कुछ लेना देना ही नहीं था। तभी जब 1857 ईस्वी सन चल रहा था तो देश को आजाद करने की जो तीव्र ललक है वह कुछ राजाओं में जागृत हो गई। यानी कि सभी राजा परतंत्रता में जीवन बिताना नहीं चाहते थे। कुछ राजा ऐसे थे कि जो स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहते थे, स्वतंत्रता पूर्वक अपना राज्य करना चाहते थे। किसी के कहने पर, किसी की इच्छा अनुसार अपना राज्य करना उन्हें कतई पसंद नहीं था। और अपना भारत जो है वह दूसरों के कब्जे में है, पर लोगों के कब्जे में है, यह बात वे लोग सह नहीं पा रहे थे। तो 1857 में देश को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों के कब्जे से हमारा देश स्वतंत्र करने की तीव्र इच्छा, ललक अर्थात इच्छा, भारत के कुछ राजाओं में जागृत हुई। और जब ऐसा हुआ तो उन राजाओं ने क्या किया? अंग्रेजों को ललकारा,
उन्हें युद्ध के लिए पुकारा और वीरता का परिचय दिया कि हम भारतीय भी है ना, हम भी वीर हैं। अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग खूब लड़े। उनके पराक्रम का, उनकी वीरता का परिचय उन्होंने वहां पर अंग्रेजों को दिया। तो उन लोगों में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या की थी, अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने भी 1857 के इस युद्ध में हिस्सा लिया था और उन्होंने अपनी जो भूमिका है वह प्रमुख भूमिका निभाई थी। ऐसा कवयित्री हमें यहाँ झांसी की रानी इस कविता के माध्यम से कहना चाहती है। अब देखिए, यह जो लक्ष्मीबाई है, इनका परिचय जानना आवश्यक है। वह भी कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की एक अकेली संतान थी। लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की अकेली संतान थी। लक्ष्मीबाई को प्यार से सभी घर में मनु कहा करते थे। जैसे कि अभी आपका नाम जो भी है तो उसी नाम से आपको घर में नहीं पुकारते, आपको लाड प्यार से किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं। मुन्नी, गुड्डी, अनकू, रानी, ये आपके प्यार से रखे गए नाम होते हैं कि घर में आपको इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। ठीक उसी प्रकार यह जो लक्ष्मीबाई थी वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी और घर में सब उन्हें प्यार से क्या कहा करते थे, मनु कहा करते थे। क्या कहा करते थे, मनु। यह जो मनु थी वह कानपुर के जो नाना साहब पेशवे थे ना, वह मनु को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। नाना साहब उन्हें प्यार से छबीली कहा करते थे। अब देखिए, घर में तो सब लक्ष्मीबाई को मनु कहा करते थे, परंतु नाना साहब पेशवे जो थे, जो कानपुर के नाना साहब पेशवे थे ना, वह इस मनु को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे और प्यार से यह नाना साहब मनु को क्या कहते थे, छबीली कहते थे। क्या कहते थे, छबीली कहते थे। बचपन में वे नाना साहब के साथ ही पढ़ी और खेलती थी। अब देखिए, इन भाई बहन का प्यार कितना गहरा है कि बचपन से ही यह जो मनु है वह नाना साहब के साथ रही है। मनु की पढ़ाई, उनका खेलना, यह दोनों बातें नाना साहब के साथ ही हो चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारियों के खेल जो थे ना वह खेल प्रिय थे। जैसे कि लड़कियां होती हैं तो उन्हें बचपन में गुड्डी गुड़ियों का खेल काफी पसंद आता है, परंतु यह जो लक्ष्मीबाई थी इनको लड़कियों वाले कोई खेल पसंद नहीं थे। इनको तो कौन से खेल पसंद थे कि जैसे कि बर्छी है, ढाल है, कृपाण है, कटारियां हैं, इनसे खेले जाने वाले जो खेल हैं वह लक्ष्मीबाई को अधिक प्रिय थे। शिवाजी के वीरता की जो गाथाएं थी ना, यानी कि शिवाजी महाराज ने जो भी पराक्रम किया है, उन्होंने जो भी वीरता दिखाई है, उस वीरता की जो सारी गाथाएं हैं, वह सारी गाथाएं लक्ष्मीबाई को भली भांति याद थी, जैसे कि तैसी। अपने मित्रों के साथ वे नकली युद्ध खेला करती थी। अब देखिए, लक्ष्मीबाई को गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना, घर घर बनाना, घर का खेल खेलना, ऐसे खेल उन्हें पसंद नहीं थे। तो वह अपने मित्रों के साथ कौन से खेल खेलती थी, वह अपने मित्रों के साथ नकली युद्ध खेला करती थी। क्या खेला करती थी, नकली युद्ध खेला करती थी। लक्ष्मीबाई की कुलदेवी भवानी थी। उनकी आराध्य जो थी, जिसे वह पूजती थी, जिस भगवान को, ईश्वर को तो वह मानती थी, वह कौन था, भवानी माता थी। जैसे कि हम लोग भी भवानी माता को मानते हैं ना हमारी कुलदेवी के स्वरूप में, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई जो है उनकी कुलदेवी कौन थी, माता भवानी थी। तो वे उन्हीं की आराधना करती थी। जैसे कि हम भी किसी संकट के समय में हम किसे याद करते हैं, हमारे जो इष्ट देवता है, हमारे जो ईश हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो लक्ष्मीबाई है, उनकी जो कुलदेवी है भवानी, इसे ही लक्ष्मी देवी क्या करती थी, इनकी ही आराधना करती थी।
युवा अवस्था में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया था। जिस प्रकार जब हमारा बचपन खत्म होता है, हमारी कुमारावस्था खत्म होने आती है, हम विवाह के योग्य हो जाते हैं, तो योग्य वर देखकर हमारा विवाह किया जाता है या योग्य वधू देखकर हमारा विवाह किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यह जो लक्ष्मीबाई है, जब यह विवाह के योग्य हो गई तो इनका विवाह भी किया गया। और इनका विवाह किसके साथ हो गया? झांसी के राजा जो थे गंगाधर राव, इनके साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हो चुका था। लक्ष्मीबाई और गंगाधर के विवाह के अवसर पर झांसी में खुशियां मनाई गई। झांसी के राजा का विवाह था, तो इस विवाह में पूरी झांसी सम्मिलित हुई थी, सर्वत्र खुशियां मनाई गई थी, उत्सव मनाया गया था। जब रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का विवाह हुआ था तो इस अवसर पर पूरी झांसी में खुशियां मनाई गई थी। झांसी के जो निवासी थे ना, उन्होंने बधाई गीत भी गाए थे। झांसी नगर में रहने वाले जो लोग थे ना, अर्थात झांसी के जो निवासी है, निवासी अर्थात उस नगर में रहने वाले लोग, तो इन्होंने क्या किए थे? बधाई गीत गाए थे। उनकी खुशी में गीत गाकर यह सम्मिलित हो चुके थे। और रानी के रूप में लक्ष्मीबाई का इन्होंने स्वागत भी किया था। रानी के रूप में पूरे नगर ने, पूरे राज्य ने क्या किया था? रानी लक्ष्मीबाई का स्वागत किया था। कुछ समय बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। कुछ बातें हम टाल नहीं सकते, होनी होकर ही रहती है। ठीक उसी प्रकार कुछ समय पश्चात विवाह के गंगाधर राव जी जो है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के जो पति हैं, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और पति के मृत्यु के बाद पत्नी जो है वह विधवा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात यह जो रानी है लक्ष्मीबाई, वह क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। पूरे झांसी में शोक छा जाता है। पूरे झांसी में क्या छा जाता है? शोक छा जाता है। रानी निसंतान थी, रानी को कोई संतान नहीं थी। निसंतान अर्थात कोई संतान नहीं थी। अतः उत्तराधिकारी की समस्या सामने आने लगी। रानी को कोई संतान नहीं थी। अब राजा के मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर कौन बैठेगा? राजा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इस बात की समस्याएं सामने आने लगी। तब डलहौसी जो था, अंग्रेजी अधिकारी है यह डलहौसी, तो इसने अच्छा अवसर पाकर क्या किया? फौजें लेकर झांसी पर युद्ध कर दिया। झांसी पर डलहौसी का कब्जा हो गया। झांसी के किले पर अब अंग्रेजी झंडा लहराने लगा या फहराने लगा? डलहौसी ने झांसी पर कब्जा कर लिया तो वह क्या करेगा? अपना ही अंग्रेजी झंडा फहराएगा ना। तो अब झांसी पर जब डलहौसी ने कब्जा कर लिया तो उसने झांसी के किले पर क्या किया? अंग्रेजी झंडा फहराने लगा। समाचार पत्रों में रानियों के नौलखा हार और वस्त्र की नीलामी के विज्ञापन छपने लगे। समाचार पत्र हमारे हरेक के घर में आता है। समाचार पत्र में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? विविध प्रकार की खबरें पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार उस जमाने में भी समाचार पत्र थे, तो इन समाचार पत्रों में रानियों के नौलखा हार और वस्त्र की नीलामी के विज्ञापन छपने लगे। और यह देखकर और सुनकर रानियां और बेगमें दुखी होती थी कि अपने सामान की नीलामी हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई ने राजा गंगाधर की मृत्यु के बाद झांसी की बागडोर संभाल ली थी। अब देखिए, रानियां तो काफी दुखी होने लगी, बेगमें दुखी होने लगी। क्यों? क्योंकि अपने सामानों की नीलामी हो रही है। नौलखे हार, आभूषण हो, वस्त्र हो, इन आदि की सारी नीलामी के विज्ञापन जब छपने लगे तो यह सारी रानियां, बेगमें दुखी होती थी। परंतु यह जो रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने राजा गंगाधर की मृत्यु के पश्चात अर्थात मृत्यु के बाद झांसी राज्य की जो पूरी बागडोर थी वह खुद संभालने लगी थी। उत्तराधिकारी कोई नहीं था क्योंकि रानी निसंतान थी। इसीलिए रानी ने खुद ही अपने हाथों में झांसी की बागडोर संभालने को ले ली थी।
अब देश की ऐसी विषम स्थिति में लक्ष्मीबाई ने धुंधुपंत, तात्या टोपे जैसे राजाओं को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। देखिए, केवल रानी ने झांसी की बागडोर नहीं संभाली, परंतु देश जो है, देश में जो विषम स्थिति चल रही है कि राजा जो है देश में वह विलासिता में लीन है, अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा है, अनेक राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जा रहे हैं, सभी राजाओं को एकत्रित आकर युद्ध करना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो देश की यह जो सारी विषम स्थिति ना, इस विषम स्थिति में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, धुंधुपंत, तात्या टोपे जैसे अनेक जो राजा थे, इन राजाओं को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। संगठित अर्थात एकत्रित होने के लिए उन्हें क्या किया, प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में घोर युद्ध हुआ और अनेक वीर जैसे आजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ये क्या हो गए, इस युद्ध में शहीद हो गए थे। लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मर्दाने वेश में लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट वॉकर का सामना किया था। साड़ी पहन के तो लक्ष्मीबाई युद्ध नहीं कर पाती, किया भी है उन्होंने, परंतु यहाँ कवयित्री जो है उन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था, जब यह घोर युद्ध हुआ था, अनेक वीर शहीद हो गए थे, ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मीबाई पीछे नहीं हटी थी। उन्होंने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मर्दाने वेश में वह रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, लेफ्टिनेंट वॉकर का सामना किया था। वह जख्मी होकर भाग गया था, रानी के सामने वह टिक नहीं पाया। लक्ष्मीबाई निरंतर यात्रा करके 100 मील दूर कापिल पहुंची थी। इस युद्ध के पश्चात रानी ने क्या किया था, लेफ्टिनेंट वॉकर को जख्मी किया था और जख्मी हालत में यह लेफ्टिनेंट वॉकर घबराकर वहां से भाग गया था, मैदान छोड़ के भाग गया था वह। तब रानी लक्ष्मीबाई ने निरंतर यात्रा की थी, उनका सफर जारी रखा था। 100 मील की दूरी कापिल की थी उन्होंने, यानी कि 100 मील की दूरी उन्होंने तय की थी। थकान के कारण रानी के घोड़े की मृत्यु हो गई। देखिए, इतना युद्ध करने के पश्चात, इतना लंबा सफर तय करने के पश्चात रानी नहीं थकी, परंतु रानी का घोड़ा थक गया और थकान के कारण घोड़े की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब रानी ने नया घोड़ा लिया और यमुना तट पर युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया। घोड़ा मर गया, इस वजह से रानी लड़ना नहीं छोड़ सकती, थककर वह नहीं बैठ सकती। पूरे जोश के साथ रानी ने क्या किया, पुनः वापस नया घोड़ा ले लिया और यमुना के तट पर उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया और इस युद्ध में रानी ने अंग्रेजों को हरा दिया। फिर ग्वालियर पर भी रानी ने अपना अधिकार कर लिया। केवल अपने राज्य तक ही रानी लड़ती नहीं रही, रानी ने ग्वालियर भी अपने कब्जे में कर लिया। अंग्रेजों के कब्जे में जो ग्वालियर था, उस ग्वालियर को मुक्त कर दिया और रानी ने ग्वालियर पर अपना झंडा फहरा दिया। अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर घेर लिया। यह अंग्रेज रानी का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वापस पुनः अंग्रेजों की सेना ने क्या किया, रानी को घेर लिया। रानी का जो घोड़ा था वह नया था, इसलिए वह अड़ गया। घमासान युद्ध चल रहा था। रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर पड़ी। रानी स्वर्ग सिधार गई, अर्थात इस युद्ध में, यह जो घमासान युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जो है वह घायल होकर गिर पड़ती है और इसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी स्वर्ग सिधार जाती है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी के बलिदान ने भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता प्राप्त करने की चिंगारी जला दी। अब देखिए, 1857 का यह जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इस संग्राम में रानी के बलिदान के वजह से
या रानी के बलिदान के कारण जो भारतवासी थे, यानी कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनके मन में स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो चिंगारी थी, वह चिंगारी जला दी। यह था हमारा झांसी की रानी कविता का सार। तो बच्चों, अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता की जो कुछ काव्यांश है वह मैं पहले पढ़ूंगी, फिर उसके बाद उन काव्यांशों का स्पष्टीकरण आपको दूंगी। तो आशा करती हूँ आप सब लोग अपने साथ अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे होंगे और साथ में उसके पेंसिल लेकर बैठे होंगे, ताकि जो मैं कठिन शब्दार्थ आपको बताऊंगी उनके अर्थ आप वहाँ पर पेंसिल से अधोरेखांकित करके उनके आगे लिख लेंगे। चलिए, प्रथम जो काव्यांश है वह मैं पढ़ती हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, यही काव्यांश मैं पुनः एक बार पढ़ती हूँ। आप ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, उस हर एक पंक्ति के ऊपर आप आपकी उंगली रखते जाइए ताकि आपका ध्यान रहे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी मैंने जो काव्यांश पढ़े हैं उन काव्यांशों में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको मैं अभी दोहराती हूँ। बच्चों, आप इन कठिन शब्दार्थों को आपके पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और उनके अर्थ लिख लीजिए, ताकि आप अगर पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। कठिन शब्द एवं उनके अर्थ। प्रथम, हिल उठे अर्थात परिवर्तन हुआ, खलबली मचा। दूसरा, भ्रुकुटी अर्थात भौह। तीसरा, गुमी हुई अर्थात खोई हुई। चौथा, फिरंगी अर्थात अंग्रेज। पांचवा, ठानी अर्थात निश्चय किया। बच्चों, यही कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, उनके अर्थ भी समझाती हूँ। आपको पेंसिल से अगर लिखने रह गए होंगे तो लिख के लीजिए। कठिन शब्दार्थ। प्रथम, हिल उठे अर्थात परिवर्तन हुआ या खलबली मचना। दूसरा, भ्रुकुटी अर्थात भौह। तीसरा, गुमी हुई अर्थात खोई हुई। चौथा, फिरंगी अर्थात अंग्रेज। पांचवा, ठानी अर्थात निश्चय किया। यह जो काव्यांश है इसका संदर्भ हम देखते हैं कि यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वह हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की झांसी की रानी कविता से ली गई है। इसकी जो रचना है वह भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की है। यह कविता कवयित्री की प्रसिद्ध पुस्तक मुकुल से ली गई है। अब देखिए बच्चों,
यह जो कविता है झांसी की रानी, इसके कोई भी काव्यांश आए या कोई भी पंक्तियां आए स्पष्टीकरण के लिए, तो उसके लिए संदर्भ यही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पुनः एक बार मैं संदर्भ आपको बताती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की झांसी की रानी कविता से ली गई है। इसकी रचना भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की है। यह कविता कवयित्री की प्रसिद्ध पुस्तक मुकुल से ली गई है। तो संदर्भ इस कविता के लिए यही आएगा, संदर्भ इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यह जो प्रसंग है इस काव्यांश का वह किस प्रकार से है। तो यह जो प्रस्तुत काव्यांश है या जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवयित्री ने अंग्रेजी शासन में जकड़े भारत की दशा का वर्णन किया है। परतंत्रता की बेड़ियां जो है, उन बेड़ियों को तोड़ने की तीव्र इच्छा भारतवासियों के मन में जगा चुकी थी। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों में रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थी। अब देखिए यहाँ जो प्रसंग है इन प्रस्तुत पंक्तियों में वह इस प्रकार से है कि हमने देखा है कि भारत पर पहले किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने अपने भारत पर कब्जा कर लिया था। परंतु कवयित्री ने प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया है कि यह जो अंग्रेजी शासन है, इस शासन में जकड़े भारत की जो दशा है कि वह किस प्रकार से है कि अंग्रेजी शासन जब भारत पर चल रहा था तो भारत की परिस्थिति किस प्रकार से थी, लोग क्या सहन कर रहे थे, या लोगों की मन की दशा किस प्रकार से थी, यानी कि यहाँ भारत की आर्थिक परिस्थिति किस प्रकार से थी, लोक का दशा किस प्रकार से थी, इन सबका वर्णन यहाँ कवयित्री ने किया है कि भारत में क्या चल रहा था, अंग्रेजी शासन चल रहा था तब। यह जो परतंत्रता थी, इस परतंत्रता की जो बेड़ियां हैं, इन बेड़ियों को तोड़ने की जो तीव्र इच्छा भारतवासियों के मन में थी वह जाग चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन जो था वह भारतीयों पर जुल्म ढा रहा था, और यह जुल्म अपने ही देश में रहकर परायों से जुल्म सहन करना, यह बात भारतवासियों को नहीं जच रही थी। इसीलिए यह जो परतंत्रता की जो बेड़ियां हैं, इन बेड़ियों को तोड़ने की जो तीव्र इच्छा थी, वह तीव्र इच्छा भारतवासी के मन में जाग चुकी थी। और जो 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों में सबसे प्रमुख कौन थी? यह रानी लक्ष्मीबाई थी। अब यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि कवयित्री कहना चाहती है कि अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया तो भारत के राजाओं में हलचल हुई, उनके सिंहासन हिल गए, क्योंकि उनके अधिकार, उनकी सत्ता, यह सारा नष्ट हो रहा था, किसी दूसरे के हाथ में जा रहा था। अब राजाओं में अंग्रेजों के प्रति रोष की भावना जागृत हो रही थी, अंग्रेजों के प्रति द्वेष भावना जागृत हो रही थी, और क्रोध के कारण उनकी जो भौएं हैं वह तन गई थी। सभी खोई हुई आजादी का मूल्य पहचान गए थे। ऐसा कहते हैं ना बच्चों कि जब कोई चीज हमारे पास होती है तो उसका मूल्य हम पहचान नहीं पाते हैं, परंतु वही चीज अगर हमसे दूर चली जाती है तो उसकी कीमत हम पहचान पाते हैं या जान पाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ सभी लोग जो है वह खोई हुई जो आजादी है उसका मूल्य पहचानने लगे। गुलामी के कारण जर्र बूढ़े भारत में फिर से एक नई जवानी आ गई है, नया जोश उत्पन्न हो गया था कि हमें स्वतंत्र होना है। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता कितनी अमूल्य है। सभी राजाओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया कि हमें स्वतंत्र होना है, अंग्रेजों के शासन में हमें नहीं चलना है। सभी ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अंग्रेजों को भारत से हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उन्हें भारत से बाहर निकाल देंगे। जो तलवारें म्यान में बंद थी, अब 1857 के युद्ध में फिर से वहां चमक उठी थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, वह पुरुषों के भांति लड़ी थी, और उनकी जो वीरता है, उस वीरता की जो कहानी है वह हमने बुंदेलखंड के हर
बोलों के अर्थात लोक गायकों से हमने क्या की है, इस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की कहानी सुनी है। ऐसा यहाँ कवयित्री हमें इस काव्यांश के द्वारा बताना चाहती है। तो आज की इस कविता में हम यही रुकते हैं। कविता का अगला काव्यांश जो है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।